Hello everyone, good morning to all of you. I am very happy, I am very excited. Once again, I am with you. एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता आप लोगों के पास आने के लिए क्योंकि इसमें मेरी योगा की क्लासेस चल रही हैं एंड आई हार्डली गेट टाइम, सो आई ऑलवेज वेट फॉर संडे. मैं रविवार का इंतज़ार करता हूँ और आज रविवार है. मैं आज छुट्टी पे घूमने के लिए बाहर निकला हुआ हूँ. तो मैं घूमता हुआ आपके गंगोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर एक जगह पे पहुँच चुका हूँ. ये सामने आप देख रहे हो, ये सामने पहाड़ है और बीच में आपको कुछ पानी दिखाई दे रहा होगा. तो यह जो आपको जल दिखाई दे रहा है यह कोई साधारण जल नहीं है, यह भागीरथ का जल है जिसको हम लोगों ने बांध करके इसको स्टोर कर दिया है. यह एक रिजर्वायर है, यह एक डैम है और यह डैम का नाम है टेरी डैम. तो यह जो टेरी डैम है यह भारत का एक प्राइड है, यह भारत का एक मैं कहूँगा कि यह गर्व है क्योंकि दिस इज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ इंडिया. यह भारत का सबसे बड़ा रिजर्वायर है. दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में यह दुनिया का 12वां सबसे बड़ा रिजर्वायर है. चीन का जिनपिंग फर्स्ट जो सिचुआन प्रांत में स्थित है, यह दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है. तो भारत का यह टेरी जो डैम का रिजर्वायर है यह भारत का सबसे बड़ा रिजर्वायर है. आइए मैं इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको बताने वाला हूँ. सबसे पहले हम लोग इसके हिस्ट्री या इसके इतिहास के बारे में चलते हैं. देखिए, यह जो भागीरथी नदी है, यह भागीरथी नदी लंबी बहती है, गंगोत्री से निकल करके आती है और इधर की तरफ प्रवाहित होती हुई जाकर के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था. तो अलकनंदा से मिलने के पहले ही इस यहाँ पर यह जो टेरी जगह है, यह गढ़वाल, आपका टेरी गढ़वाल यह जिला पड़ता है. इसी यहाँ पर इसको बांधने की परियोजना भारत की सरकार ने परियोजना शुरू करने के बारे में सोचा. And that was our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru who had such ideas, who used to tell that embankments are the temples of India. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो बांधों के बारे में कहा करते थे कि बांध जो है भारत के मंदिर हैं. उनका ही कहना था कि जैसे मंदिर जो प्राचीन काल में मंदिर होते थे उस मंदिरों के माध्यम से सारी जीवन की गतिविधियों का संचालन किया जाता था. ये जो मंदिर होते थे, इन मंदिरों के द्वारा न सिर्फ लोगों को आध्यात्मिक शांति की प्रदान की जाती थी बल्कि वे शिक्षा के केंद्र भी थे. उनके द्वारा लोगों को ऋण भी मुहैया कराया जाता था. वहाँ पे लोगों के झगड़े भी निपटा के कराए जाते थे. तो मल्टीपर्पज़ थे. इसी प्रकार से ये जो बांध देखे होते हैं मल्टीपर्पज़ होते हैं. तो इस कारण से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू टेम द भागीरथ रिवर एंड मेड ए रिजर्वायर ऑन इट. तो भारत की सरकार ने सोचा कि हम यहाँ पर एक बांध बनाएं. लेकिन पर्यावरणविद लोग इसके से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि इससे क्या होता, भागीरथ नदी का स्रोत जो है कम हो जाता, उसका पानी कम हो जाता, तो आगे गंगा नदी में पानी कम हो जाता. और आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि गंगा नदी जो है 40 छोटे बड़े शहरों की जो है वो जीवन रेखा है. तो लोग इस कारण से भी इसका थोड़ा विरोध कर रहे थे. लेकिन जैसे तैसे इसका डिज़ाइन तैयार कर लिया गया. लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि 27 मई 1964 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है. एंड आफ्टर दैट फॉर सम टाइम गुजारीलाल नंदा बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड आफ्टर दैट लाल बहादुर शास्त्री बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड लाल बहादुर शास्त्री रिस्टार्टेड द प्रोजेक्ट. और लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर दिया. इसके बाद 10 मई 1964 को 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई. फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी. तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इसको कंटिन्यू करा दिया. But in 1978, due to some technical and financial problems in India, the work was postponed. The work was postponed and delayed, I think. यह जो काम है 1978 में जब भारत सरकार के पास कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई तो इसको यहाँ पर जो है उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर देना पड़ा. फिर पूर्व सोवियत संघ आगे आया एंड पूर्व सोवियत संघ दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट आर USSR committed India to help in all the technical and financial problems of India.
तो पूर्व सोवियत संघ जो भारत का बहुत अच्छा मित्र था, उसने कहा कि आप ये प्रोजेक्ट शुरू करो, मैं आपको जो भी यहाँ पर समस्या आ रही है, इन समस्याओं का मैं आपको जो है वो समाधान करूँगा। तो उसने यह समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। बट इन 1986 USSR वाज ऑल्सो इन प्रॉब्लम, इन डीप फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। वहाँ पर राजनीतिक और जो आर्थिक कुछ समस्याएं आ गई पूर्व सोवियत संघ के साथ में, इसलिए इस प्रोजेक्ट का काम जो है कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए बंद हो गया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार इसमें आगे आ गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, उसने इस प्रोजेक्ट को आरंभ करने के लिए यहाँ पर टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना की और 1988 में इस काम को टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को दे दिया गया। तो जो टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है, उसने क्या किया, इसमें काम करना शुरू कर दिया। 2000 जब 6 आया तो इसमें काम जो है पूर्ण हो चुका था। हालांकि तब तक उत्तर प्रदेश से आपका उत्तराखंड बाहर हो चुका था, लेकिन यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कॉरपोरेशन है यही इसका संचालन कर रहा था। अभी 2019 में टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन से इसका जो स्वामित्व है यह NTPC के पास चला गया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, यह जो आप देख रहे हो, यह जो भागीरथ नदी है, इसको बांध बना करके यहाँ पर बिजली निकाली जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, यदि हम लोग पावर कैपेसिटी की बात करें तो भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। लगभग 24,000 इंस्टॉल्ड सी कैपेसिटी, हालांकि 1,000 मेगावाट बिजली का यहाँ से उत्पादन किया जा रहा है। यदि हम लोग इंस्टॉल कैपेसिटी के आधार पर बात करें तो कोयना नदी पर बनाया गया जो कोयना पावर प्रोजेक्ट है, यह भारत का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। हालांकि प्रोडक्शन की बात अगर हम लोग करेंगे तो प्रोडक्शन के आधार पर कोयना जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है यह इससे बड़ा है। देखिए, दुनिया से अगर हम कंपैरिजन करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भारत की, तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, अच्छी नहीं है। कारण यह है कि यदि बात करें हम लोग तो चीन दुनिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में जल विद्युत का उत्पादन है, इसमें चीन नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, तीसरे नंबर पर कनाडा है, चौथे नंबर पर अमेरिका है, 5वें नंबर पर भारत है। भारत पूरी दुनिया का सिर्फ 3.2% जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी convinced that if India shift to made some embankments on rivers, then we can solve the problems of our hydroelectricity, our electricity very easily. यदि हम लोग इस पर थोड़ा फोकस करें तो हम भारत की जो बिजली की समस्या है, इस बिजली की समस्या का जो समाधान है वो बड़े आराम तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1897 में भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो दार्जिलिंग पावर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वह स्टार्ट किया गया था। आज भारत में 197 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं, लेकिन भारत का जो प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दिस इज़ नॉट ए वेरी इनकरेजिंग, वेरी ब्राइट प्रोस्पेक्ट, बिकॉज एट टाइम वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग 11.7% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हम जल विद्युत के द्वारा मात्र 11.7% बिजली का उत्पादन ही करते हैं। देखिए, यह जो इसका जो विज्ञान है, इसका जो साइंस है, आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, क्या होता है कि ये पानी है, पानी का प्रवाह हो रहा है। व्हेन वाटर इज़ फ्लोइंग इट हैज़ सम टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। बट व्हेन वी रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर वी रेस्ट्रिक्ट काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम पानी को बांध देते हैं, पानी के ऊपर बांध बना देते हैं, तो हम उसकी गति में कमी कर देते हैं या उसकी गति को बंद कर देते हैं, और जाहिर सी बात है कि उसकी गतिज ऊर्जा जो है समाप्त हो जाती है। एंड वी नो दैट नो मैकेनिक एनर्जी डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म। तो जो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा है वो खत्म नहीं होती, वह क्या होगी, यह यांत्रिक ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पानी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वह क्या होता है, वो ज़्यादा होता चला जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को ऊंचाई से गिराते हैं, तो वह जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, और वह जो पानी है, ऊपर से गिरता हुआ जल है, वो उसको टरबाइन के पंखे पे गिराया जाता है, और जो टरबाइन का पंखा पर गिरेगा तो टरबाइन का पंखा उसे घूमने लगता है, और जब ये घूमेगा तो उससे क्या होता है कि उससे बिजली का उत्पादन होता है। तो बिजली का उत्पादन होता है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि वी आर नॉट यूजिंग अ सिंगल फॉसिल फ्यूल, हम यहाँ पर किसी प्रकार के कोई भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वी आर ओनली यूजिंग
यूजिंग वाटर। यहाँ पर जो भी इनपुट है, जो भी यहाँ पर रॉ मटेरियल आप कह सकते हो, वह सिर्फ पानी है। तो यहाँ पर हम कोई भी फॉसिल फ्यूल का नहीं कर सकते। और देखो, जब तक यह धराधाम है तब तक पानी की हमारे पास कमी नहीं होगी। कारण देखो यह है कि भले ही पीने के का जल धीरे धीरे कम हो रहा है, डिप्लीट हो, क्योंकि हम लोगों ने पीने के पानी का बड़ा अधिक दोहन कर दिया। लेकिन जहाँ तक देखो जल की बात है, तो समंदर पानी रहेगा, सूर्य की किरणें क्या करेंगी, उसको वाष्पित करेंगी, फिर वहाँ पर बारिश होगी और बारिश का पानी जो है वो नदियों में आएगा। तो नदियों पर बांध बना करके इसको बड़े अच्छे तरीके से इसको अंजाम दिया जा सकता है। बट लेकिन यहाँ पर देखो एक समस्या जो सबसे बड़ी है, वो समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो जो पहली समस्या वो यह है कि जब आप कोई भी आप जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हो, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को चालू करने में लगभग 5 साल, 4 से लेकर 5 साल लगते हैं। लेकिन जब आप कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जब आप कोई रिजर्वायर बनाते हो, तो लगभग यहाँ पर लग जाते हैं 7 से 8 साल। वही जब हम सोलर पावर के लिए जब कोई पैनल बनाते हैं, सोलर पावर के लिए जो है हम जब कोई जो है जनरेटिंग स्टेशन का स्थापना करते हैं, तो इसमें सिर्फ 1.5 से लेकर 2 साल लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, यहाँ पर पहली बात है कि समय बड़ा लगता है। दूसरा जो है कि इसका इनिशिएशन कॉस्ट, जो इसका आरंभिक जो इसका खर्च है, वो बहुत ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि अगर भारत की बात करेंगे, तो भारत में इस समय जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लगभग 6 रुपये 10 पैसे इस समय प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। तो यदि हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च है वो 7 से लेकर 8 रुपये तक आ जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप देखो पानी को बांधोगे, तो पानी के बांधने से क्या होगा कि पानी के बांधने से पानी जब ऊंचाई उसकी बढ़ती है, तो धीरे धीरे उस स्थान पर पर्टिकुलर प्लेस पर जो है बहुत लंबे दूरी तक जो धरती है, जो धरती के चट्टाने, उस पर प्रेशर और दबाव पड़ने लगता है, जिससे उनके जो धरती के प्लेटें हैं, प्लेटों खिसकने खतरा ज़्यादा रहता है, मूवमेंट वहाँ बढ़ जाती है, उनके प्लेट टेक्टोनिक वहाँ पे डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है, ऐसे क्षेत्र जो भूकंप के क्षेत्र बन जाते हैं। इसलिए पर्यावरण भी जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इसका विरोध करते हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप पावर प्लांट बनाते हो, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाए जाते हैं, तो आसपास में जो भी आप देखो, यहाँ पर सामने पहाड़ है, यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर बस्ती भी पहले थी, जो टिहरी बस्ती थी, पुरानी टिहरी बस्ती, तो वो बस्ती देखो डूब गई। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो लोग देखो पहाड़ों में रहते हैं, उनको पहाड़ों से लगा होता है और किसी भी कीमत पर पहाड़ों को छोड़ना नहीं चाहते। अब ऐसी स्थिति में देखो लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं। जो पर्यावरणविद है वो उसका विरोध करते हैं कि जाहिर सी बात है, इसमें पहाड़ डूबते हैं, इसमें जंगल डूबते हैं, लोगों घर डूबते हैं। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है जंगलों से अपने, वे उसको छोड़ना नहीं चाहते किसी कीमत पर। तो एक जो रिलोकेशन है, जो रिहैबिलिटेशन है, जो पुनर्वास की समस्या भी यहाँ पे सामने आ जाती है। फिर भी देखिए, मैं आपको एक बात बहुत ही अच्छे से बताना चाहूँगा, वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी कन्वीनियंसली, कि भारत को अधिक से अधिक जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उस पर फोकस करना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड ऑप्शन के रूप में हो सकता है, लेकिन आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अभी पिछले वर्ष तक भारत का जो बिजली का उत्पादन था, उसमें हम लोग 61% बिजली का उत्पादन कर रहे थे आपके थर्मल पावर के माध्यम से। लेकिन अभी यह 69%, लगभग 70% पहुंच गया। तो हमें धीरे धीरे इसमें कमी आनी चाहिए। तो हम धीरे धीरे जो है उसमें बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से भी ये सही नहीं है। और इंडिया जो है वो आपको पता ही है कि COP26 हुआ, उसमें इंडिया ने कमिट किया है कि 2050 तक हम जो है ग्रीन हाउस गैसेस इसके एमिशन को इसके एमिशन को जो है 85% तक हम कम करने की कोशिश करेंगे। और यदि हम इस प्रकार से फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे, तो हाउ वी आर गोइंग टू फुलफिल द कमिटमेंट। हमें लगता है कि हम निकट भविष्य में इस प्रकार के जो हम लोग प्रतिबद्धता विश्व समुदाय को जाहिर कर रखा है, उसको उस पर हम पूर्ति कर पाएंगे। दूसरी बात है, देखिए, एनवायरनमेंट का पोल्यूशन चाहे कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी हो, वो हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं हो सकती है। चाहे इंडिया करे, चाहे चाइना करे, चाहे कोई भी करे। तो जाहिर सी बात है कि हम सबको मिल करके विश्व समुदाय के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसको तो पूरा करना ही है, साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय हित को भी देखना है। और मेरे हिसाब से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं और जो सोलर एनर्जी प्लांट है, जो विंड एनर्जी प्लांट है, जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, हमें उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो देखो, यह टिहरी बांध का एक बार आप फिर से देखो, नज़ारा देख लो। अब लोग बोटिंग कर रहे हैं, मैंने भी बोटिंग किया, बच्चों के साथ मैं आया था। यहाँ पे स्टीमर चल रहे हैं। लेकिन चूँकि आप लोगों ने कहा था कि सर जब आप वीडियो बनाते हो तो थोड़ी सी आवाज़ में क्लैरिटी ज़रूरी है। कारण यह है कि हम लोग को बड़ा ध्यान लगा के सुनना पड़ता है।
तो मैंने आवाज़ की क्लैरिटी के कारण से ये पानी से इसको नहीं बनाया, बल्कि मैं बाहर खड़ा होकर के मैं इसको बना रहा हूँ। तो यह है, चूँकि मुझे अभी यहाँ से पहाड़ों में 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो मैं पहुँचूँगा। तो बच्चे तो भी थोड़ा सा व्यग्र हो रहे हैं। आई एम कमिंग बैक वेरी सून विथ यू। मैं जल्दी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन तब तक कुछ न कुछ मैं आपको इस तरीके से बताता रहूँगा। और आगे भी देखो, मैं कमिटेड हूँ आपसे कि जब तक मेरी लाइफ है मैं पढ़ाना नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ, बस ये है कि पढ़ाने का मोड क्या होगा वो अलग है। हाँ, बस क्योंकि देखो, मैंने मान सम्मान प्रतिष्ठा जो भी पाया, आज मैं जीवन में जो कुछ भी करने के योग्य हुआ हूँ, मैं सब आप लोगों को पढ़ा करके हुआ हूँ। विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी मेरी आन है, मेरी शान है। विद्यार्थी मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं, विद्यार्थी मुझे अपने घर की तरह लगते हैं। ऐसा लगता है आप लोग जब भी कुछ कमेंट करते हो, जब कुछ भी कहते हो, तो ऐसा लगता है कि आपके सामने मैं खड़ा हूँ। और भगवान मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो सकूँ। मैं योगा इसी कारण इसलिए सीख भी रहा हूँ, क्योंकि देखो, मैंने योगा के माध्यम से एक बात तो जान लिया है कि वी आर वेरी इग्नोरेंट। हम सब बड़े अज्ञानी प्रकार के लोग हैं। हमारे ज्ञान का जो लेवल है बहुत कम है। हमें अपने आप को बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अज्ञानता का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया को जान रहे हो, बस आप अपने आप को ही नहीं जान पा रहे हो। आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे आपको समाज में व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ मिलना है, जुलना है, ये सब हमें जानकारी नहीं है हम लोगों को। और दुनिया बदल रही है, लेकिन दुनिया के मैं जहाँ पे रुका हूँ, यहाँ पे लगभग 50 के आसपास जो हैं फॉरेनर्स हैं, सभी दुनिया। लेकिन बड़ी दुख की बात मैं कहूँगा कि वहाँ पर जो इंडिया के लोग हैं, सिर्फ हमारा परिवार ही वहाँ पे है। तो दुनिया के लोग यहाँ पे इस तपस्या पे आ रहे हैं, भारत को जानना चाहते हैं, भारत के सभ्यता संस्कृति को जानना चाहते हैं, बट हम लोग ही इससे इग्नोरेंट होते चले जा रहे हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो होगा, उस पर मैं आपको सनातन धर्म के बारे में बताऊँगा। मैं जल्दी ही फिर से आपके पास आने वाला हूँ। छुट्टी जैसे ही मुझे मिलेगी, मैं एक वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए फिर से। तब तक के लिए आप लोगों को मैं कहूँगा बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ योर कमिंग एग्जामिनेशंस। और इसको एक बार आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखना, तो आपको उसमें परीक्षा के हिसाब से बहुत कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। देखिए, पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ किताबों को पढ़ना ही नहीं होता है। देयर कैन बी वेरियस सोर्सेस फ्रॉम विच यू कैन प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। तो बस ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।